तो देवेंद्र फडणवीस ने उसका जवाब दिया कि यही बात वो कह रहे थे जब एकनाथ शिंदे छोड़ के गए थे, तो वो कह रहे थे कि देखते हैं एकनाथ शिंदे मुंबई लौट पाते हैं कि नहीं। जब वो गुवाहाटी और अन्य स्टेट की यात्रा कर रहे थे, आपको मालूम होगा कि विधायकों के साथ 30-40 विधायकों के साथ वो इधर उधर जा रहे थे और उनका ठिकाना हो रहा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोग भी उनको मदद कर रहे थे, ठिकाने में, रहने में, खाने पिलाने में, ये सब की व्यवस्था ये लोग सारे लोग मिलकर के कर रहे थे। तो जब ये इनका भ्रमण चल रहा था माननीय एकनाथ शिंदे जी का पार्टी तोड़ करके, तो संजय राउत ने ऑन बिहाफ ऑफ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे कहा कि देखते हैं कैसे वो मुंबई में प्रवेश करता है, और मुंबई में प्रवेश नहीं करने देंगे, हम हिम्मत देख लेंगे। तो अभी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यही बात उन्होंने कहा था, लेकिन एकनाथ शिंदे मुंबई में प्रवेश भी किए, चल करके मुख्यमंत्री कार्यालय तक गए, चल करके वो गवर्नर हाउस तक गए, वहां पर उन्होंने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद 2.5 साल तक सरकार चलाई। तो इनके कहने का, उनके दावा करने का कोई मोल नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं। अब आगे आइए, संपत्ति और सियासत का खेल कैसे हुआ। यही संजय राउत थे जिन्होंने कंगना रनौत को धमकी दी थी, और जब ये सत्ता में थे तो वाकई में अपने सत्ता का, गुरूर का पूरा प्रकटीकरण किया और कंगना रनौत के घर को तोड़ दिया, बुलडोज किया, बुलडोजर से तोड़ा। ये दोनों बाप बेटा की गुंडागर्दी, जिसे मैं सरेआम गुंडा कह रहा हूं, सरेआम, और संजय राउत को भी कह रहा हूं, संजय राउत को भी कह रहा हूं कि यह गुंडा है, लेकिन इस गुंडा की कोई औकात नहीं है। अब इस गुंडा की कहानी सुनिए। तो यह सियासत और संपत्ति का खेल कैसे चला। पात्रा चौल घोटाला कहानी का मुख्य केंद्र है। जो पात्रा चौल होता है, मुंबई में बहुत सारे चौल हैं, आपको मालूम होगा, धारावी में भी है और यहां भी है। पात्रा चौल घोटाला जो है वो केंद्र में है। पात्रा चौल मुंबई के गोरेगांव में सिद्धार्थ नगर के नाम से मशहूर एक इलाका है, जहां 47 एकड़ में फैली 672 झुग्गी झोपड़ियां थी। 2008 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, माडा उसको कहते हैं, इस इलाके के पुनर्विकास का ठेका गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड GACPL को दिया। यह कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड HDIL की सहयोगी थी। समझौते के मुताबिक GACPL को 672 किराएदारों के लिए फ्लैट्स बनाने थे, माडा के लिए 3000 फ्लैट्स देने थे और बाकी जमीन को निजी डेवलपर्स को बेचने की अनुमति थी। लेकिन GACPL ने न तो किराएदारों के लिए फ्लैट्स बनाए और न ही माडा को कोई हिस्सा दिया। इसके बजाय कंपनी ने 47 एकड़ की जमीन और फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI को 9 निजी डेवलपर्स को 901.79 करोड़ रुपए में बेच दिया। अब ये देखिए साहब, ये जो खबर है ये सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। क्यों भाई? नेटवर्क उसके सौजन्य से आपको पहुंचा रही है। पुष्टि करना सरकार का काम है। मैं सिर्फ खबर दे रहा हूं, मैं पुष्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह खबर है। अब आगे सुनिए। न तो फ्लैट दिया, न ही घर बनाए, जमीन ही निजी डेवलपर्स को 901 करोड़ रुपए में बेच दिया। इस घोटाले की राशि कुल 1039.79 करोड़ रुपए बताई गई है। 1000 करोड़ से अधिक का घोटाला है ये। इस मामले में संजय राउत के करीबी, अब संजय राउत इसमें कैसे आए? घोटाला कहां हुआ, कैसे हुआ? पात्रा चौल का घोटाला कैसे संजय राउत से कैसे जुड़ गया? अब वो प्रकरण सामने आता है। संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत, जो GACPL के डायरेक्टर थे, प्रवीण राउत, GACPL वही, अब जो पहली जो थी ना वो कंपनी का जो पूरा नाम था गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, उसके ये डायरेक्टर हैं प्रवीण राउत, जो संजय राउत के करीबी बताए जाते हैं। जो GSPL के डायरेक्टर थे
को 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया है बाजाप्ता जांच के बाद। और जैसे ही सरकार गई थी उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दावा किया कि प्रवीण ने 100 करोड़ रुपए की राशि को अपने करीबी लोगों और परिवार वालों के खातों में ट्रांसफर किया है, जिसमें संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और स्वप्ना पाटेकर के भी नाम शामिल थे। अब यहीं से खेल शुरू हो रहा है। प्रवीण राउत कह रहे हैं कि उन्होंने लगभग 100 करोड़ का जो ये है उसको ट्रांसफर किया है पैसा, और वो पैसा ट्रांसफर होकर के गया है संजय राउत की पत्नी और स्वप्ना पाटेकर जो इनकी करीबी दोस्त है उनके पास। अब ये हुआ है प्रॉपर्टी का खेल। सुन लीजिए कैसे विश्वासघात हो रहा है, कैसे लालची, कौन कौन लालच में क्या क्या कर गुजर रहा है, उसकी कहानी सुनिए। ईडी की जांच में पता चला कि संजय राउत की पत्नी वर्षा और स्वप्ना पाटेकर के नाम पर अलीबाग के किहिम बीच में 8 भूखंड और मुंबई के दादर में एक फ्लैट खरीदा गया था। इन प्रॉपर्टीज की कीमत 11.15 करोड़ से अधिक थी। अब ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन आरोप है कि ये संपत्तियां पात्रा चौल घोटाले से मिले पैसे से खरीदी गई थी। अब सारा पैसा तो यही गबन नहीं कर लेता ना, कमीशन खा रहा था ये। तो 11.15 करोड़ से अधिक की थी, और इसमें से जो कमीशन मिला था पात्रा चौल घोटाले के पैसे से, उसी से ये जमीन खरीदी गई थी। संजय राउत का दावा था कि ये संपत्तियां उनके बच्चों और उनके नाम पर बाद में ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट आ गया। संपत्ति किनके किनके नाम पर ली गई? अपनी पत्नी के नाम पर, और स्वप्ना पाटेकर, वही पात्र जो 2007 में मुलाकात होती है स्वप्ना पाटेकर से, जो करीबी हो जाती हैं संजय राउत जी के, और स्वप्ना पाटेकर के भी नाम से कुछ संपत्ति खरीदी जाती हैं। अब हुआ क्या? 2022 में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई, एकनाथ के नेतृत्व में नई सरकार बन गई। इसके बाद स्वप्ना पाटेकर ने प्रॉपर्टी को राउत के नाम ट्रांसफर करने से मना कर दिया। यह है ट्विस्ट कहानी का। जिस स्वप्ना पाटेकर के नाम से संपत्ति ली गई थी कि बाद में ये जब सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद जब मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, कोई हो हल्ला शांत हो जाएगा, तो स्वप्ना से संपत्ति हम ट्रांसफर करा लेंगे। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे की 2022 में सरकार गई जून जुलाई में, उसके बाद से स्वप्ना पाटेकर ने मन बदल लिया और कहा कि जो मेरे नाम संपत्ति है वो संपत्ति हम वापस नहीं करेंगे। अब एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। क्या है ऑडियो क्लिप में भाई? यह कहा जा रहा है कि कथित तौर पर संजय राउत स्वप्ना पाटेकर से बात कर रहे थे। इस क्लिप में संजय राउत कभी स्वप्ना से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी गुस्से में धमकी देते हैं कि तुम्हें देख लेंगे। धमकी में वो कह रहे हैं कि यह कॉल रिकॉर्ड कर ले, मतलब मैं जो तुम्हें फोन पर धमकी दे रहा हूं, तू चाहे तो इस कॉल को रिकॉर्ड कर ले, पुलिस को दे दे, जो करना है कर, देखता हूं प्रॉपर्टी मेरे या सुजीत के नाम पर कर, वरना हम तुमको देख लेंगे। स्वप्ना पाटेकर ने इन धमकियों की शिकायत वकोला पुलिस स्टेशन में दर्ज की और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की। उसी समय स्वप्ना पाटेकर ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें पिछले 18 महीनों से धमकियां मिल रही थी। एक धमकी भरे पत्र में लिखा था कि अगर उन्होंने ईडी के सामने कुछ बोला तो उनके साथ बलात्कार किया जाएगा। ये भी धमकी मिली थी। स्वप्ना ने दावा किया कि राउत ने उनके पीछे जासूस लगाए थे और उनकी गाड़ी पर हमला भी हुआ था। 2024 में स्वप्ना ने विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरहे को पत्र लिखकर कहा कि संजय राउत मुझे और मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं, मुझे हर जगह फॉलो किया जाता है, मेरी जिंदगी खतरे में है। ये स्वप्ना पाटेकर ने लिखित रूप से विधानसभा के उपाध्यक्ष नीलम गोरहे को भी कहा। अब सियासी जंग क्या शुरू हो गई साहब?
2024 में स्वप्ना पाटेकर ने एक और बड़ा कदम उठाया। क्या उठाया? उन्होंने घोषणा की कि वह बीखरोली विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में संजय राउत के भाई सुनील राउत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। सत्ता, सियासत, प्रॉपर्टी, लोभ, लालच का इतना बड़ा सम्मिश्रण है। ये ठाकरे की सत्ता 2.5 साल की जो रही ना, ये इतिहास में दर्ज हो गई। क्रूरतम, मुझे तो लगता है तैमूर की आत्मा घुस गई। जिसको पकड़ो उसे मार दो, बलात्कार कर लो, संपत्ति हड़प लो, बुलडोजर चलवा दो। मतलब ये नंगा नाच किया इन दोनों बाप बेटे ने, और उनके साथ इसके शागिर्द ने भी नाच किया। तो अब जिस लड़की को इन्होंने कभी बढ़ाया था, उस लड़की ने कहा कि अब हम तुम्हारे ही खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब इसमें यह चुनाव लड़ने की बात कह दी। स्वप्ना ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, मैं उन भ्रष्ट लोगों को सबक सिखाऊंगी जो महिलाओं का शोषण करते हैं। यह कदम न सिर्फ राउत के लिए सियासी चुनौती थी, बल्कि उनके निजी जिंदगी पर भी एक तीखा हमला था। संजय राउत और स्वप्ना पाटेकर की कहानी जो है ना, वो जो मैंने अभी बताया कि कैसे कैसे किन किन मोड़ से ये चल रहा है। अब ये पुरानी कहानी मुंबई के महानगर पालिका चुनाव में खुल करके बाहर आ रही है। सपना पाटेकर के ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहे हैं। कहां हो रहे हैं, कौन सुन रहा है, इसकी पुष्टि क्यूआई नेटवर्क नहीं करता है। लेकिन ये जांच का विषय हो गया है कि स्वप्ना पाटेकर के पास जो संपत्ति है, वो संपत्ति किसने खरीदी थी, क्यों खरीदी थी, काहे खरीदी थी, कहां से पैसे आए थे। तो क्रूरतम जो ये 2-2.5 साल का जो कार्यकाल था उद्धव और आदित्य का, उसका जिंदा सबूत आपके सामने संजय राउत के कुकर्म का भी आ गया। अब यही संजय राउत जो नाच गाना करते थे, अभी उनका वीडियो एक वायरल हुआ था नाचते हुए, संजय राउत का वीडियो, तो उसे भी देखिएगा। ये पॉलिटिकल नाच है और यही व्यक्ति धमकी देता है कि मैं किसी को जब चाहूं मुंबई घेर लूंगा और किसी को भी बाहर निकाल दूंगा। अब इस तरह के व्यक्ति आदित्य और उद्धव का साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे? इसका चाल, चरित्र और चेहरा आज पूरी दुनिया देख रही है। और स्वप्ना पाटेकर न सिर्फ संजय राउत को एक्सपोज कर रही हैं, बल्कि शिवसेना, उद्धव और आदित्य के पूरे चरित्र को पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। और आज मैं मिलॉर्ड से आग्रह कर रहा हूं कि मिलॉर्ड, 20 जनवरी को अगर आपने फौरन से पेशतर एफआईआर दर्ज नहीं करने का आदेश दिया, तो इस तरह के लोग समाज को इसी तरीके से समाज का शोषण करते रहेंगे। कोई न्यायिक बात नहीं होगी, सत्य हारता रहेगा और इस तरह के कुकर्मी समाज में खुलेआम घूमते रहेंगे और सभी आम जन, कॉमन मैन, जो सत्य और सही रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, वो पीड़ित होते रहेंगे। सत्ता का दुरुपयोग चलता रहेगा। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि 20 जनवरी को एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश दीजिए और इनके खिलाफ, इन सबके खिलाफ, इन भ्रष्ट कुशासन के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ करवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।